हेलो गाइस, ग्रीटिंग ऑफ द डे टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपने ही चैनल नवी क्लासेस में। और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में यूनिट 14 जो कि है लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं यानी कि डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं इसका डिस्कशन। प्रश्न नंबर 1 है कि लोकतंत्र की उत्पत्ति किस में मानी जाती है। देखिए, आपने अगर पहली यूनिट नहीं देखी है तो पहले आप 13th यूनिट देखिए, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड यूनिट्स हैं। तो इसी हिसाब से आपको सीरियल वाइज देखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आप जैसा चाहे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में भी आप चाहें तो इंग्लिश मीडियम में भी मैंने सारी यूनिट डाली है, वहाँ से आप इंग्लिश मीडियम की भी देख सकते हैं, हिंदी की भी देख सकते हैं। चाहे आपका भले ही हिंदी मीडियम है या इंग्लिश है, लेकिन आप दोनों ही वीडियोस देख सकते हैं, दोनों ही प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपका पेपर जो है वो बाइलिंगुअल आएगा और आपको OMR शीट पे आंसर मार्क करने होते हैं, तो उसमें मीडियम का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए, यूनिट 14 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की उत्पत्ति किस में मानी जाती है। लोकतंत्र शब्द जो है डेमोक्रेसी, इसकी ओरिजिन कहाँ से मानी जाती है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। पहला है फ्रांस से, ऑप्शन बी है रूस से, ऑप्शन सी ब्रिटेन या ऑप्शन डी ग्रीस से। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी ग्रीस। ग्रीस से जो है लोकतंत्र की उत्पत्ति मानी जाती है। डेमोक्रेसी का ओरिजिन कहाँ से हुआ, ग्रीस से। और लोकतंत्र के जनक यानी कि लोकतंत्र के पिता, फादर ऑफ जो डेमोक्रेसी है, वो भी एथेंस से है। उनका क्या नाम है, क्लिस्थेंस। तो आपको उनका नाम भी याद रखना है। क्लिस्थेंस जो है वो उन्हें डेमोक्रेसी का फादर कहा जाता है। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह प्रणाली है जिसमें इसमें आपको बताना है कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिस्टम है उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ऑप्शन ए कहता है कि नागरिक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में अपने प्रतिनिधि चुन सकते हैं। ऑप्शन बी कहता है कि नागरिकों को खुली जनसभाओं में अपने प्रतिनिधियों के साथ बहस करने की अनुमति दी जाती है। ऑप्शन सी कहता है कि नागरिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में खुद का प्रतिनिधित्व करते हैं। या ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो देखिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें जो भी सिटीजन्स हैं वो अपना डिसीजन जो लेते हैं, दे रिप्रेजेंट देमसेल्व्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। निर्णय लेने की प्रक्रिया में खुद का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। इसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 है कि किसी प्रतिनिधि लोकतंत्र यानी कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, 2 टाइप की डेमोक्रेसी मैंने बताई, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरी क्या आई है अब, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को और क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ऑप्शन बी है प्रतिनिधि सरकार, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ऑप्शन सी है इलेक्टिव डेमोक्रेसी यानी वैकल्पिक लोकतंत्र। या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव। तो देखिए, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को इन सभी नामों से जाना जाता है। अप्रोक्स सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिनिधि लोकतंत्र लोकतंत्र का एक प्रकार है जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विपरीत चुने गए अधिकारियों के समूह को दर्शाता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के ऑपोजिट क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को आप क्या क्या कह सकते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आप इसको बोल सकते हैं, प्रतिनिधि सरकार आप इसको मतलब बोल सकते हैं। और वैकल्पिक यानी कि इलेक्टिव डेमोक्रेसी, ये भी इसे बोला जाता है। तो आप सारे नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं। तो देखिए, बहुत एक से बढ़कर के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके सभी एग्जाम्स में, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पर भी हेल्पफुल होने वाले हैं कि पंचायती राज सिस्टम जो है इंडिया का, उसमें कितने टायर हैं। तो ऑप्शन ए है एक, ऑप्शन 2 है 2 स्टेजेस होती हैं, इसमें 2 लेवल होते हैं। ऑप्शन 3 कहता है कि 3 स्तरीय होती है। ऑप्शन डी कहता है 4 स्तरीय। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी 3 स्तरीय। पंचायती राज सिस्टम जो है इसमें 3 लेवल्स होते हैं और इन तीनों लेवलों के आपको नाम भी याद रखने, क्या क्या, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि 3 इसके लेवल भी पूछ लिए जाते हैं पेपर में कि 3 लेवल कौन कौन से हैं वो, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित समितियों में से किसने पंचायती राज निकायों की स्थापना की सिफारिश की थी। कि पंचायती राज जो सिस्टम है
ये किस कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी, किसने इसको लागू करने के लिए रिकमेंडेशन दी थी? तो ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन बी है जानकी राम समिति, ऑप्शन सी है अजय विक्रम सिंह समिति, या ऑप्शन डी राजेंद्र सच्चर समिति। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका बलवंत राय मेहता कमेटी जो है इसने पंचायती राज जो सिस्टम है उसके लिए रिकमेंडेशन दी थी, उसके लिए सिफारिश दी थी। याद रखना है आपको। इसका उद्देश्य क्या था कि 1950 के दशक में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को अचीव करना इसका उद्देश्य था 1950s में। प्रश्न नंबर 6 है उदारवादी परिप्रेक्ष्य। उदारवादी अगर हम बात करें तो लिबरल याद रखिएगा आप, लिबरल पर्सपेक्टिव यानी उदारवादी परिप्रेक्ष्य डैश की समानता पर जोर देता है, जबकि मार्क्सवादी जो परिप्रेक्ष्य है, इसमें मार्क्सिस्ट जो पर्सपेक्टिव है वो किस चीज पर जोर देता है आपको बताना है। तो देखिए अलग अलग भी इस प्रश्न को पूछा जा सकता है कि जो उदारवादी परिप्रेक्ष्य है वो किस चीज पर बल देता है, किस चीज की समानता पर, और मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य जो है वो किस समानता पर बल देता है। तो 4 विकल्प दिए हैं और इनमें से आपको करेक्ट चुनना है। तो देखिए पहला जो विकल्प होगा वो पहले खाली जो आपको स्थान दिया गया है ये रिक्त स्थान में भरा जाएगा, और दूसरी विकल्प जो है वो दूसरे रिक्त स्थान के लिए है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका वो है विकल्प ए, कि उदारवादी जो परिप्रेक्ष्य है, लिबरल जो आपका पर्सपेक्टिव है वो किस पर जोर देता है, राजनीतिक समानता पर, पॉलिटिकल इक्वालिटी पर, और मार्क्सवादी जो परिप्रेक्ष्य है वो किस पर देता है, सामाजिक आर्थिक समानता पर बल देता है, सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी पर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। अलग अलग शब्दों में 2 बार किसी चीज का उपयोग और वर्णन करना क्या कहलाता है? इसमें आपको बताना है कि अगर आप किसी एक चीज को 2 बार नरेट करते हो, 2 बार सेम चीज को आप अगर रिपीट कर रहे हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ध्वनिकी यानी कि एकॉस्टिक, जिसे आप कहते हैं एकॉस्टिक। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में मुश्किल लगते हैं तो उनको आप इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं, एकॉस्टिक। ऑप्शन बी है गुजारा भत्ता यानी कि एलिमोनी। ऑप्शन बी क्या है आपका? एलिमोनी। ऑप्शन सी है टोटोलॉजिकल, या ऑप्शन डी बहिर्मुखी यानी कि इसमें आपका हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट। तो आपको बताना है कि इसमें किसी भी शब्द को या किसी भी चीज का 2 बार वर्णन करना क्या कहलाता है। बार बार अगर आप कुछ बोलते हैं तो वो होता है आपका टोटोलॉजिकल। टोटोलॉजिकल मीन्स अटरिंग और नरेटिंग और रिपीटिंग सेम थिंग ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देखिए PIL की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो PIL की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। क्या बनी यहाँ से? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसके संबंध में सही कथन आपको चुनना है। पहला विकल्प कहता है कि इसका मतलब है कि जनहित की सुरक्षा के लिए न्यायालय में दायर मुकदमे। ऑप्शन बी कहता है यह किसी भी कानून या अधिनियम में परिभाषित नहीं है। ऑप्शन सी कहता है कि न्यायमूर्ति PN भगवती और न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर ने PIL के प्रावधान को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए उपरोक्त सभी जो है इसका करेक्ट आंसर है, इसके संबंध में सही है। तो यहीं से आपको देखिए इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि देखिए PIL क्या होता है, जनहित की सुरक्षा के लिए न्यायालय में दायर मुकदमे, और किसी भी कानून या अधिनियम में ये परिभाषित वैसे नहीं है। और जो भी जस्टिस PN भगवती और जस्टिस जो है VR कृष्णा अय्यर, इन्होंने PIL के प्रावधान को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये 2 नाम जो हैं आपको बिल्कुल याद रखने हैं इसके रिगार्डिंग, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है भारत में जनहित याचिका PIL को किसके साथ जोड़ा गया है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को किसके साथ जोड़ा है? ऑप्शन ए है न्यायिक पवित्रता, ऑप्शन बी है न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन सी है न्यायिक हस्तक्षेप, या ऑप्शन डी न्यायिक सक्रियता। तो जुडिशियल एक्टिविज्म जो है, न्यायिक सक्रियता, उसको PIL के साथ यहाँ पर जोड़ा गया है। प्रश्न नंबर 10 है लोकतंत्र शब्द में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा शामिल है? कौन सी अवधारणा शामिल है आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है स्टेटक्राफ्ट में लोकप्रिय और राजनीतिक भागीदारी।
ऑप्शन बी कहता है नागरिकों के बीच की समानता, ऑप्शन सी कहता है स्वतंत्रता, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लोकतंत्र शब्द में जो है ये सभी धारणाएं शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है राज्य का प्रमुख कौन होता है, मतलब राज्य जो होता है, स्टेट जो होती है उसका हेड कौन होता है, ये आपको बताना है। हु इज द हेड ऑफ स्टेट। विकल्प आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन 3 स्पीकर, या ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका राष्ट्रपति। आप ये ना सोचे कि देश का प्रमुख ही राष्ट्रपति होता है। राज्य का प्रमुख क्या होगा, स्टेट का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद द्वारा उनके नाम पर सभी प्रशासन किए जाते हैं। राज्य का नाम मात्र का प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है। और गवर्नर को राज्यपाल जो होता है किसी भी राज्य का, उसको कौन अपॉइंट करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है। देखिए वैसे हमें लगता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है रूल करता है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है स्टेट का वो कौन होता है, वो प्रेसिडेंट होता है। और प्रेसिडेंट के नाम पर ही सारे निर्णय लिए जाते हैं। उनकी जो फाइनल अथॉरिटी जो होती है इट लाइज इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 है कि डैश एक वैधानिक पूरी तरह से स्वायत्त निकाय है जो भारतीय संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव की देखरेख के लिए भूमि के संविधान द्वारा स्थापित किया गया है। इसमें आपको बताना है कि 12th में आपको ऐसी बॉडी का नाम बताना है कि कौन सी फुली ऑटोनोमस बॉडी वो है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लैंड के द्वारा, टू ओवरसी द इलेक्शंस फॉर इंडियन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज। कि जो भी चुनाव होते हैं स्टेट असेंबलीज के लिए हो या फिर वो आपके इंडियन पार्लियामेंट के लिए हो, तो उसकी देखरेख कौन करता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ऑप्शन सी चुनाव आयोग, या ऑप्शन डी सशस्त्र बल न्यायाधिकरण। तो इसका काफी आसान है लेकिन ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो चुनाव आयोग जो होता है, इलेक्शन कमीशन जिसे आप कहते हैं, इलेक्शन कमीशन जो है इसको हेड करता है। कहीं पर भी चुनाव जो होते हैं उसको कौन देख रेख करता है, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो चाहे वो नेशनल लेवल पर, तो चुनाव आयोग होता है वो उसको हेड ओवर करता है। हर चुनाव में यह राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए एक आदर्श आचार संहिता जारी की जाती है जो कि सभी पार्टीज को फॉलो करना होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसका निर्णय आपका कौन लेता है, आपको बताना है। तो देखिए विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है किसी भी स्टेट की, वो उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं ये कौन बताएगा। ऑप्शन है 4, राष्ट्रपति, विधानसभा, मुख्यमंत्री या राज्यपाल। तो देखिए नॉमिनल, आपको पहले भी मैंने बताया कि राज्यपाल जो होता है नॉमिनल हेड होता है, लेकिन जो फाइनल अथॉरिटी जो होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। तो प्रेसिडेंट ही इस बात का निर्णय लेगा, राष्ट्रपति ही इस बात का निर्णय लेते हैं कि किसी भी राज्य में लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है, विधान परिषद जो है उसकी आवश्यकता है या नहीं है। प्रश्न नंबर 14 है कि वयस्क मताधिकार, आवधिक चुनाव, व्यक्तिगत स्वायत्तता, कानून का शासन और कानून की समक्ष समानता निम्नानुसार ये क्या है। ऑप्शन ए उदारवादी, ऑप्शन बी फासिस्ट, ऑप्शन सी मार्क्सवादी, या ऑप्शन डी अराजकता। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये वो है आपका ऑप्शन ए, विकल्प ए उदारवादी। लिबरल्स जो है अडल्ट फ्रेंचाइजी, पीरियोडिक इलेक्शंस, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सब जो है ये दीज ऑल थिंग्स आर चैंपियन बाय द लिबरल्स। इन्हें कार्ल मार्क्स के अनुयायियों ने बुर्जुआ घटना के रूप में खारिज कर दिया था, बुर्जुआ घटना। दूसरी ओर उदारवादियों के जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और तत्कालीन सोवियत संघ जैसे देशों में एक झूठे लोकतंत्र के रूप में लोकतंत्र को खारिज कर दिया गया। तो बुर्जुआ आप याद रखें, बुर्जुआ घटना के रूप में इसको खारिज किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि इस यूनिट का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा सभ्य समाज का तत्व नहीं है। इसमें आपको बताना है कि सभ्य समाज की बात करें क्या होता है, सिविल सोसाइटी। तो इसमें आपको बताना है कि सिविल सोसाइटी का एलिमेंट कौन सा नहीं है।
ऑप्शन ए है गैर सरकारी संगठन यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी है प्रेशर ग्रुप्स और लॉबीज, दबाव समूह। ऑप्शन सी है जन आंदोलन यानी कि जो भी पीपल मूवमेंट्स होती हैं वो, या ऑप्शन डी पंचायत राज प्रणाली। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी, पंचायती राज प्रणाली जो है इसका कोई एलिमेंट नहीं है। बाकी जो अगर बात करें नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, प्रेशर ग्रुप्स की और पीपल मूवमेंट की, वो सभी जो है सिविल सोसाइटी के एलिमेंट्स हैं। तो होपफुली आपको डिस्कशन जरूर पसंद आया होगा। तो लाइक करने में कंजूसी ना करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।